हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक विद अ न्यू टॉपिक मेयर्स फॉर्मूला। सो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हम दो लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दिस इज आवर थर्ड लेक्चर रिलेटेड टू द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। सो students, today we are going to derive this formula, that is the relation between two principal specific heats. ये specific heat का concept हमने thermal properties of matter chapter में cover किया था, ठीक है। अभी फिलहाल हम इन दोनों को थोड़ा सा दोबारा से रिपीट करेंगे और थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। वन इज मोलर स्पेसिफिक हीट, इसको हम क्या बोलते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट। वहां पे हमने इसको फॉर सॉलिड एंड लिक्विड पढ़ा था, यहां पे इसको गैसेस के लिए पढ़ना है। सो दैट्स व्हाई इसके सामने लगा हुआ है मोलर। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड अदर वन इज मोलर स्पेसिफिक हीट at constant pressure। देखो, मोलर स्पेसिफिक हीट होती क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में सीखते हैं हम। हाँ, मोलर स्पेसिफिक हीट होती क्या है? स्टूडेंट्स, हमने स्पेसिफिक हीट एक और कैपेसिटी भी लिख लेना इसी के साइड में। कैपेसिटी का मतलब सिंपल सी बात है, मेजरमेंट ऑफ हीट यूज्ड। समझ रहे हो? हीट जितनी यूज करी है हमने, उसका मेजरमेंट हमें सिखाता है हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या लेटेंट हीट कैपेसिटी। हमने ये तीन कंसेप्ट बैक टू बैक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़े थे, जो कि उस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। हाँ, नाउ ये दोबारा गैस के लिए हमें पढ़ाए जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। सो व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक वर्ड का मतलब ही क्या होता है? फॉर पर्टिकुलर अमाउंट। क्या? फॉर पर्टिकुलर अमाउंट। देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में यही एक छोटा सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस रहा, क्या कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्लूइड, लिक्विड हो या गैस हो या सॉलिड हो, हाँ, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का अगर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है आपको, तो जो भी हीट लग रही है वो क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, तो जो हीट लग रही वो हीट कौन सी है? ओनली हीट कैपेसिटी। पहली थिंग ये क्लियर है। अब हीट से रिलेटेड फॉर्मूला हमने एक ये छोटा सा पढ़ा रखा है, ms del T, कि जो भी हीट, इसको दोबारा से भी आप क्लियर कर सकते हैं, जो भी हीट आप लगा रहे हैं वो एक तो इस बात पे डिपेंड करती है कि मास ऑफ सब्सटेंस कितना है जिसका आपको टेम्परेचर राइज करवाना है। हाँ, अब दूसरा पोर्शन ये है कि चेंज इन टेम्परेचर कितना करवाना है, वो भी हीट पे डिपेंड करेगा। एक तो आप 0 से 100 डिग्री टेम्परेचर बनाना चाहते हो किसी चीज का, या फिर 0 से 50 डिग्री टेम्परेचर पे लाना चाहते हो किसी सब्सटेंस को, तो हीट उसी हिसाब से वेरी करेगी। क्लियर है ये बात? मास जितना ज्यादा उतनी ज्यादा हीट लगेगी, चेंज इन टेम्परेचर आपको जितना करना है उतनी ज्यादा हीट लगेगी, और दोनों को अगर आप कंबाइन करते हो तो फॉर्मूला बनता है ये, जिसमें कि S भी एक मटेरियल पे डिपेंड करने वाली फिजिकल क्वांटिटी है। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसमें कि हम पढ़ चुके हैं कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। वाटर की होती है लगभग 4.2 जूल। 4.2 जूल वो हीट है जो 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में काम आती है। अब ऐसे ही अगर आप कॉपर, एल्यूमिनियम इनकी बात करो, जैसे कि कॉपर का 0.4 जूल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 ग्राम ऑफ कॉपर बाय टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बोल लो। हाँ, अब सवाल ये है, जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी आपको।
उसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करवाने में। जिसकी स्पेसिफिक हीट कम है उसको कम हीट देनी पड़ेगी आपको 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करवाने में। सो जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है वो एक गुड एब्जॉर्बर होता है, जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है वो एक अच्छा कंडक्टर होता है, थर्मल कंडक्टर होता है। और थर्मल कंडक्टर होता है तो इसीलिए हम जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उनके रूप में उनका यूज करते हैं। वो सब छोड़ो, वो हमारा स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट है। अभी हम मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे S की जगह पे हम लगाते हैं C, चेंज इन टेम्परेचर एज इट इज, एंड M की जगह पे हम लगाते हैं नंबर ऑफ मोल। ओके, सो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो इसी में आप CV रख देंगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू व्हाट, mCV डेल्टा T, एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अगर आपको निकालना है देन इसी के केस में आप CP रख देंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सवाल ये उठता है कि हीट आप किसी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट दे रहे हो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ज्यादा देनी पड़ेगी या कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा देनी पड़ेगी। अब इसको समझो एक बार, आप कुकिंग करते टाइम प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल करते हो और कभी कभी किसी खाने को बनाने के लिए ओपन सरफेस, ओपन सोर्स की भी जरूरत पड़ती है। हाँ, और ओपन कुकिंग यूटेंसिल की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि कोई बर्तन जिसके ऊपर आप कभी कभी जैसे चाय बना रहे हैं हम, चाय का जो भी वो होता है बीकर, उसके ऊपर मतलब प्रेशर क्रिएट करने के लिए अगर आपको चाय कम समय में बनानी है तो उसके ऊपर एक प्लेट ढक दो, अदरवाइज वो जब प्लेट हटती है 2 सिचुएशंस क्रिएट होती है और दोनों सिचुएशन ये दोनों की दोनों मोलर स्पेसिफिक हीट डिस्क्राइब करने के लिए कैपेबल है, समझने के लिए इनफ है। जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम आपको बनाना है तो आप उस बीकर के ऊपर एक प्लेट रखें, प्लेट रखोगे तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम फिक्स हो गई। अब गैस जो भी हमारी किसी भी सब्सटेंस में से स्टीम निकल के बाहर जा रही है वो वॉल्यूम उसी वॉल्यूम में रहेगी। हाँ, बट अगर वो प्लेट आप हटा दे रहे हो तो स्टीम एक्सपैंड हो सकती है वहां पे। अगर स्टीम एक्सपैंड हो सकती है तो वो कांस्टेंट प्रेशर का एग्जाम, प्रेशर नहीं क्रिएट हो पा रहा ना, प्रेशर अब कांस्टेंट है, जो उसके ऊपर लग रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही कांस्टेंट प्रेशर बना हुआ है। सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि हीट रिक्वायर्स इन कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज लेस देन कांस्टेंट प्रेशर। मींस प्रेशर कुकर के अंदर अगर आप खाना बना रहे हो तो वो जल्दी बनेगा, इसलिए उसका नाम प्रेशर कुकर बना है, पड़ा है ना, प्रेशर के कारण वो खाना कुक हो रहा है। मीन्स इसको आप थर्मोडायनेमिक का एक फर्स्ट लॉ है उससे भी आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक के वैसे तो तीनों लॉ एक ही चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक है 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में तीनों लॉज भी हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट लॉ बेसिकली कहता क्या है कि जो भी आप हीट दे रहे हो वो हीट क्या कर रही है, फर्स्ट थिंग मान लो आपने किसी भी सिस्टम पे हीट अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, वो हीट सिस्टम के गैस मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल जो भी है, अभी तो फिलहाल गैस पे बात हो रही है, तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी। गैस की काइनेटिक एनर्जी गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी होती है, क्योंकि गैसेस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यही कहती है कि गैस विल एक्सपैंड इनफाइनाइटली। अरे एक परफ्यूम को अगर आप एक छोटे से रूम में स्प्रे करोगे तो पूरे रूम तक, बड़े रूम में स्प्रे करोगे, जितना एक्सपैंड हो सकता है गैस उतनी ज्यादा एक्सपैंड होगी। हाँ, मीन्स उनके बीच में इंटरेक्शन 0 है। इंटरेक्शन 0 इट मींस पोटेंशियल एनर्जी 0 है। किसी के बीच में अगर इंटरेक्शन होता है, जैसे कि हमारे और धरती के बीच में है, तो हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो रही है ना, वो धरती की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन 2 पार्टिकल्स। अगर गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं है, इट मींस उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो गैसेस विल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी एज इट्स टोटल इंटरनल एनर्जी। समझ रहे हो बात को? हीट हमने दी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वाइब्रेशन बढ़ी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी। तो हीट एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या है, अगर हीट
हीट देने से गैस को आप एक्सपैंड होने दे रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में क्या हो रहा है, अगर मान लो इसके कारण प्रेशर क्रिएट हुआ, प्रेशर क्रिएट होने के कारण गैस एक्सपैंड हुई तो क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम आया, चेंज इन वॉल्यूम के कारण तो वर्क डन भी होगा, वर्क डन होगा। तो ये दोनों काम किसके कारण हो रहे हैं, चेंज इन हीट या हीट गिवन या हीट टेकन, दोनों ही चीजों के कारण, हीट दे रहे हो या हीट ले रहे हो, दोनों ही चीजों के कारण एक्सपेंशन या कंप्रेशन होती है। हाँ, सो दिस इज आवर थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ को थोड़ा और इजीली एक्सप्लेन भी करूंगा थोड़ा और। अभी फिलहाल हमें रिलेशन के लिए थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ की जरूरत थी, सो दैट्स व्हाई मैंने इसको एक नॉर्मल सी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है। अभी अगर इसी इक्वेशन को आप मतलब थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ की इक्वेशन को आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम रखना चाहते हो तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है पी डेल वी, पी डेल वी होता है चेंज इन वॉल्यूम। तो हो नहीं रहा, नहीं हो रहा तो सर जो भी आप हीट दे रहे हो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के रूप में कवर अप हो रही है, कवर अप हो रही है। तो यहां पे हीट गिवन ही हम एक क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं ऐसे एक्सप्लेनेशन से। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ these molar principal specific heat is larger and which one is smaller। तो यहां पे देखो जो भी आप हीट दे रहे हो वो हीट गिवन is used to increase या used to change लिख लेते हैं, गिवन तो इंक्रीज ही करेगी है ना, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। हाँ, ये काम कर रही है क्या, हीट गिवन। एक ही काम है ना, वर्क डन तो जीरो हो रहा है, तो एक ही काम हो रहा है यहाँ पे, हीट गिवन एक ही काम कर रही है। बट इस केस में अगर इसी लॉ को आप लिखना चाहो तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, इट मींस गैस विल अलाउड टू एक्सपेंड, और अगर गैस अलाउड टू एक्सपेंड है देन हीट गिवन विल वर्क, हाँ हीट गिवन विल वर्क टू एक्सपेंड प्लस टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, ये दोनों ही काम कर रही है आपकी हीट। अब एक जगह पे सेम मान लो यहां पे आपने 100 जूल ऑफ हीट दी, यहां पे भी आपने 100 जूल ऑफ हीट दी, वो 100 जूल ऑफ हीट दो काम कर रही है, यहां पे वो 100 जूल ऑफ हीट एक ही काम कर रही है, एक काम कर रही है। तो यहां पे जो आपकी हीट है वो एक तरह से कम लगेगी। हाँ, यहाँ पे हीट ज्यादा नहीं लगेगी, एक हीट दो काम करेगी तो वो गैस वो हीट एनर्जी ऑब्वियसली अमाउंट उसकी ज्यादा रहेगी। यहाँ पे हीट क्योंकि एक ही काम कर रही है तो अमाउंट कम है, अमाउंट कम लगेगी। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एट कांस्टेंट प्रेशर वी हैव टू गिव मोर हीट एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी हैव टू गिव लेस अमाउंट ऑफ हीट। एक बात तो क्लियर हुई है, Cp इज ग्रेटर देन Cv। अब Cp कितना ज्यादा है Cv से, दूसरी कहानी वो सीखो। Cp इज ग्रेटर देन Cv, ये समझ में आया। हाँ, तो Cp कितना ज्यादा है वो कैसे समझ में आएगा, वो ऐसे समझ में आएगा सर कि आपने डेल क्यू थर्मोडायनेमिक्स का लॉ, इसको यहां पे इस टाइप से लिखा, थर्मोडायनेमिक का लॉ यहां पे इस टाइप से लिखा, ठीक है। अब डेल्टा क्यू थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ कंप्लीटली कांस्टेंट वॉल्यूम डिस्क्राइब तब करेगा जब डेल्टा क्यू की जगह पे आप ये रखोगे Cv डेल्टा T डेल्टा U। दिस इज द थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। एंड दिस इज थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ mCp del T, क्या आया, del U प्लस P del V। सो ये आपकी दूसरी इक्वेशन, ये आपकी पहली इक्वेशन, कहना इसे डेल यू वी हैव टू, या अगर हम इसको डेल इस इक्वेशन को मॉडिफाई करें, डेल यू की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूट करोगे तो मिलेगा mCv डेल्टा T प्लस P डेल V एज इट इज। इसको इस तरफ लेके आओ, रीअरेंज कर लो इक्वेशन को, Cp माइनस Cv और m और डेल्टा T, सॉरी n आएगा, नंबर ऑफ मोल, n
जहां जहां पे भी m लिखा हुआ है वहां पे n करना पड़ेगा, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। मोलर स्पेसिफिक हीट है, मास नहीं, नंबर ऑफ मोल्स लगेंगे। ओके, नाउ डेल्टा के अंदर एक बार P और V दोनों को ले जाओ, क्योंकि हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है बाय आइडियल गैस इक्वेशन, सो वी कैन मॉडिफाई अगेन Cp माइनस Cv डेल्टा T एंड V को हम लिख सकते हैं nRT। डेल्टा इज फॉर स्मॉल चेंज, n नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। अरे एक बार आपने अगर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस ली तो उसका नंबर ऑफ मोल्स तो कम नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, वो तो उतनी रहेगी। हाँ, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, R इज ऑल्सो कांस्टेंट। हाँ, सो इन दोनों इक्वेशन से डेल्टा T और N तो कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट इज आवर required relation। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, मीन्स अगर ये ज्यादा है Cv कम है तो कितना ज्यादा है, R अमाउंट ज्यादा है, R इज गैस कांस्टेंट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट मेयर्स फॉर्मूला। किसी कंसेप्ट में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालें, हम जरूर कोशिश करेंगे कि डाउट को क्लियर आउट कर पाए। अदरवाइज थैंक यू, हैव अ नाइस डे and thank you for your precious time।